नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय कोटा के हिंदी विभाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अनिवार्य हिंदी के गद्य भाग के संदर्भ में अध्ययन करेंगे और इस भाग में हमारी एक महत्वपूर्ण कहानी है बड़ी घर की बेटी, जिसके लेखक उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद है। इस पाठ को हमने लगभग 4-5 चर्चाओं में विभाजित किया है। इस पाठ पर यह हमारी पहली चर्चा है और इस पहली चर्चा में हम प्रेमचंद, जो कि हिंदी साहित्य के एक विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार है, जिन्होंने 11 उपन्यास और 300 कहानियाँ लिखी है। प्रेमचंद बराबर उर्दू में भी लिख रहे थे और उसके बाद वे हिंदी में आए और हिंदी साहित्य को समृद्ध किया और परतंत्रकालीन भारत यानी कि पराधीन भारत की जो पीड़ा थी और उस पराधीनता से मुक्ति के जो उपाय हो सकते थे और देशव्यापी जो उपाय आंदोलन किए जा रहे थे, उन सबको प्रेरित करने के लिए इन्होंने समूचा साहित्य लिखा है। देश का सामाजिक सांस्कृतिक विकास, उद्धार और देश की स्वतंत्रता, यही इनके साहित्य का मूल मर्म है, मूल उद्देश्य है। तो यहाँ पर हम प्रेमचंद के जीवन परिचय, उनकी साहित्य यात्रा, उनकी विचारधारा, जिससे उनका साहित्य प्रेरित था, उनकी प्रमुख रचनाएं हैं और प्रेमचंद और सिनेमा, क्योंकि यह भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है कि प्रेमचंद की रचनाओं पर कई सारे फिल्में बनी हैं, उनका भी जिक्र हम करेंगे। तो चलिए हम अध्ययन करते हैं मुंशी प्रेमचंद के जीवन परिचय से हम शुरुआत करते हैं। धनपत राय श्रीवास्तव, जो कि उनका वास्तविक नाम है, हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार और विचारक थे। उन्होंने सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास तथा कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, 2 बेलों की कथा आदि 300 से अधिक कहानियाँ लिखी। उनमें से अधिकांश हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित हुई। उन्होंने अपने दौर की सभी प्रमुख उर्दू और हिंदी पत्रिकाओं जमाना, सरस्वती, माधुरी, मर्यादा, चांद, सुधा आदि में अपनी रचनाओं को प्रकाशित करवाया था। उन्होंने हिंदी समाचार पत्र जागरण तथा साप्ताहिक पत्रिका हंस का संपादन और प्रकाशन भी किया था। ये याद रखने की बात है कि जमाना और हंस का संपादन मुंशी प्रेमचंद ने किया था। इसके लिए उन्होंने सरस्वती प्रेस खरीदा, जो बाद में घाटे में रहा और बंद करना पड़ा। प्रेमचंद फिल्मों की पटकथा लिखने के लिए मुंबई भी गए और लगभग 3 वर्ष तक रहे। जीवन के अंतिम दिनों तक वे साहित्य लेखन में लगे रहे। महाजनी सभ्यता उनका अंतिम निबंध, साहित्य का उद्देश्य उनका अंतिम व्याख्यान है। 1906 से 1936 के बीच में लिखा गया। इसे पुनः देखिए। जीवन के अंतिम दिनों तक वे साहित्य सृजन में लगे रहे। महाजनी सभ्यता उनका अंतिम निबंध, साहित्य का उद्देश्य उनका अंतिम व्याख्यान, कफन अंतिम कहानी, गोदान अंतिम पूर्ण उपन्यास तथा
मंगलसूत्र अंतिम अपूर्ण उपन्यास माना जाता है। मंगलसूत्र को वो पूरा नहीं कर पाए थे। 1906 से 1936 के बीच में उनका समूचा साहित्य लिखा गया। प्रेमचंद का साहित्य इन 30 वर्षों का भारत का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक दस्तावेज है। इसमें उस दौर के समाज सुधार आंदोलनों, स्वाधीनता संग्राम तथा प्रगतिवादी आंदोलनों के सामाजिक प्रभावों का स्पष्ट चित्रण है। कहने का तात्पर्य यह कि उस देश में उस समय में समाज सुधार की जो हलचल थी, समाज सुधार के जो आंदोलन थे, भारत की स्वाधीनता के लिए जो आंदोलन चल रहा था तथा सामाजिक चेतना के जो प्रगतिशील आंदोलन, प्रगतिवादी आंदोलन चल रहे थे, उनका समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा था, उन सब का स्पष्ट अंकन प्रेमचंद की कहानियों में, प्रेमचंद के उपन्यासों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इन रचनाओं में दहेज प्रथा, अनमोल विवाह, पराधीनता, लगान, छुआछूत, जाति भेद, विधवा विवाह, आधुनिकता, स्त्री पुरुष समानता आदि उस दौर की सभी प्रमुख समस्याओं का चित्रण मिलता है। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद उनके साहित्य की मुख्य विशेषता है, यानी कि वो यथार्थ का चित्रण करते हैं और फिर अपनी रचना में कोई न कोई आदर्श प्रस्तुत करते हैं, जिससे पाठक को, समाज को कोई न कोई संदेश और कोई न कोई प्रेरणा मिले तथा उस जो विभत्स यथार्थ है उससे मुक्ति मिल सके। हिंदी कहानी तथा उपन्यास के क्षेत्र में 1918 से 1936 तक के कालखंड को प्रेमचंद युग कहा जाता है। और इस युग को प्रेमचंद युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रेमचंद ने इस समय की साहित्य चेतना का प्रतिनिधित्व किया था, इस समय की साहित्य चेतना को प्रभावित किया था और बहुत सारे साहित्यकार इनसे प्रेरित होकर के साहित्य रचना कर रहे थे। यानी कि इस युग को इन्होंने नेतृत्व प्रदान किया था, इसलिए इस युग को प्रेमचंद युग कहा जाता है। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1980 को वाराणसी जिले उत्तर प्रदेश के लहमी गांव में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी तथा पिता का नाम मुंशी अजायब राय था, जो लहमी में डाक मुंशी थे। उनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। नाम याद रखिएगा, धनपत राय श्रीवास्तव। प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? धनपत राय श्रीवास्तव। और बाद में इनको प्रेमचंद किसने नाम दिया था, इसका जिक्र हम आगे करेंगे। प्रेमचंद की जो आरंभिक शिक्षा फारसी में हुई थी। प्रेमचंद के माता पिता के संबंध में रामविलास शर्मा लिखते हैं कि जब वे 7 साल के थे तभी उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। जब 15 साल के हुए तब उनकी शादी कर दी गई तथा और 16 साल के होने पर उनके पिता का भी देहांत हो गया। इसके कारण उनका प्रारंभिक जीवन संघर्षमय रहा। प्रेमचंद के जीवन का साहित्य से क्या संबंध है, इस बात की पुष्टि रामविलास शर्मा, जो कि एक प्रसिद्ध आलोचक है, उनके इस कथन से होती है कि सौतीली माँ का व्यवहार, बचपन में शादी, पंडित पुजारियों का कर्मकांड, किसानों और क्लर्कों का दुखी जीवन, ये सब प्रेमचंद ने 16 साल की उम्र में देख लिया था, अनुभव कर लिया था। इसीलिए उनके ये अनुभव एक ज़बरदस्त सच्चाई लिए हुए उनके कथा साहित्य में झलक पड़ते हैं या कि दिखाई देते हैं। उनकी बचपन से ही पढ़ने में बहुत रुचि थी। 13 साल की उम्र में ही उन्होंने तिलस ए होशरुबा पढ़ लिया था और उन्होंने उर्दू के मशहूर रचनाकार रतन नाथ सरसार, मिर्ज़ा हादी रुश्वा और मौलाना शरर के उपन्यासों से परिचय प्राप्त कर लिया था। प्रेमचंद को पढ़ने के प्रति जो कि अच्छी लगन थी, अच्छी रुचि थी, इसलिए उन्होंने कम उम्र में ही पर्याप्त साहित्य का अध्ययन कर लिया था
और उसी अध्ययन के कारण उनकी साहित्य कला का विकास हुआ। उनका पहला जो विवाह है 15 साल की उम्र में हो गया था। 1906 में उनका दूसरा विवाह शिवरानी देवी से हुआ, जो बाल विधवा थी। वे सुशिक्षित महिला थी जिन्होंने कुछ कहानियाँ और प्रेमचंद घर में शीर्षक पुस्तक भी लिखी। उनकी 3 संतानें हुई, श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी श्रीवास्तव। 1898 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हुए। नौकरी के साथ ही उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। उनकी शिक्षा के संदर्भ में रामविलास शर्मा लिखते हैं कि 1910 में अंग्रेजी, दर्शन, फारसी और इतिहास लेकर इंटर किया और 1919 में अंग्रेजी, फारसी और इतिहास लेकर बीए किया। 1919 में बीए करने के बाद वे शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए, लेकिन 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के सरकारी नौकरी छोड़ने के आह्वान पर उन्होंने स्कूल इंस्पेक्टर पद से 23 जून को त्यागपत्र दे दिया, जो कि उनकी देशभक्ति और समाज सेवा का प्रमाण है। इसके बाद उन्होंने लेखन को अपना व्यवसाय बना लिया और इस लेखन के माध्यम से वो देश सेवा करने लगे। मर्यादा, माधुरी आदि पत्रिकाओं में भी संपादक पद पर कार्यरत रहे। इसी दौरान उन्होंने प्रवासी लाल के साथ मिलकर सरस्वती प्रेस भी खरीदा तथा हंस और जागरण पत्रिका निकाली। प्रेस उनके लिए व्यावसायिक रूप से लाभप्रद सिद्ध नहीं हुआ। 1933 ईस्वी में अपने ऋण को पटाने के लिए उन्होंने मोहनलाल भवनानी के सिनेटोन कंपनी में कहानी लेखक के रूप में काम करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। फिल्म नगरी प्रेमचंद को रास नहीं आई, यानी कि बम्बई प्रेमचंद को रास नहीं आई। वे 1 वर्ष का अनुबंध भी पूरा नहीं कर सके और 2 महीने का वेतन छोड़कर बनारस लौट आए। उनका स्वास्थ्य निरंतर बिगड़ता गया। लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1936 को उनका देहांत हो गया। प्रेमचंद के साहित्यिक जीवन का आरंभ 1901 से हो चुका था। आरंभ में वे नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखा करते थे। प्रेमचंद की पहली रचना के संबंध में रामविलास शर्मा लिखते हैं कि प्रेमचंद की पहली रचना जो अप्रकाशित ही रही, शायद उनका वह नाटक था जो उन्होंने अपने मामा जी के प्रेम और उस प्रेम के फलस्वरूप चमारों द्वारा उनकी पिटाई पर लिखा था। इसका जिक्र उन्होंने पहली रचना नाम के अपने लेख में किया है। उनका पहला उपलब्ध लेखन उर्दू उपन्यास असरारे मआबिद है, जो धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ। इसका हिंदी रूपांतरण देवस्थान रहस्य नाम से हुआ। प्रेमचंद का दूसरा उपन्यास हम खुरवा व हम सवाब है, जिसका हिंदी रूपांतरण प्रेमा नाम से 1907 में प्रकाशित हुआ। 1908 ईस्वी में उनका पहला कहानी संग्रह सोजे वतन प्रकाशित हुआ, जो अंग्रेजों द्वारा जब्त कर लिया गया था। देखिए, देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत इस संग्रह को अंग्रेज सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया, इस पर प्रतिबंध लगा दिया और इसकी सभी प्रकाशित प्रतियां जब्त कर ली गई और इसके लेखक नवाब राय को भविष्य में न लिखने की चेतावनी भी दी गई। इसके कारण उन्हें नाम बदलकर प्रेमचंद के नाम से लिखना पड़ा। उनका यह नाम दया नारायण निगम ने रखा था। प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी, जो कि आपके पाठ्यक्रम में शामिल है, जमाना पत्रिका के दिसंबर 1910 के अंक में प्रकाशित हुई थी। 1915 ईस्वी में उस समय की प्रसिद्ध हिंदी मासिक पत्रिका सरस्वती के दिसंबर अंक में पहली बार उनकी कहानी सोत नाम से प्रकाशित हुई। 1918 ईस्वी में उनका पहला हिंदी उपन्यास सेवा सदन प्रकाशित हुआ। कहने का तात्पर्य, प्रेमचंद का पहला हिंदी उपन्यास है वो सेवा सदन है। इसकी अत्यधिक लोकप्रियता ने प्रेमचंद को उर्दू से हिंदी का कथाकार बना दिया, यानी कि वो
उर्दू की जगह अब हिंदी में लिखने लगे। हालांकि उनकी लगभग सभी रचनाएं हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित होती रही। उन्होंने लगभग 300 कहानियाँ तथा 1.5 दर्जन उपन्यास लिखे। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद वे पूरी तरह साहित्य सृजन में लग गए। उन्होंने कुछ महीने मर्यादा नामक पत्रिका का संपादन किया। इसके बाद उन्होंने लगभग 6 वर्षों तक हिंदी पत्रिका माधुरी का भी संपादन किया था। इन दोनों पत्रिकाओं के नाम आप जरूर याद रखें। 1922 में उन्होंने बेदखली की समस्या पर आधारित प्रेमाश्रम उपन्यास प्रकाशित किया। 1925 ईस्वी में उन्होंने रंगभूमि नामक बृहद उपन्यास लिखा, जिसके लिए उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला। 1926-27 ईस्वी के दौरान उन्होंने महादेवी वर्मा द्वारा संपादित हिंदी मासिक पत्रिका चांद के लिए धारावाहिक उपन्यास के रूप में निर्मला की रचना की। इसके बाद उन्होंने कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि और गोदान की रचना की। उन्होंने 1930 में बनारस से अपनी मासिक पत्रिका हंस का प्रकाशन शुरू किया। 1932 ईस्वी में उन्होंने हिंदी साप्ताहिक पत्र जागरण का प्रकाशन भी प्रारंभ किया। उन्होंने लखनऊ में 1936 में अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के सम्मेलन की अध्यक्षता भी की थी। उन्होंने मोहन दयाराम भवनानी की अजंता सिनेटोन में कथा लेखक की नौकरी भी की। 1934 में प्रकाशित फिल्म उर्दू की कहानी उन्होंने ही लिखी थी। 1920 से 1936 तक प्रेमचंद लगभग 10 या अधिक कहानी प्रेमचंद के 10 से अधिक कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके थे। मरणोपरांत उनकी कहानियाँ मानसरोवर नाम से 8 खंडों में प्रकाशित हुई। यानी कि उनकी जो 300 कहानियाँ हैं वो एक संग्रह जिसके 8 भाग हैं और नाम है मानसरोवर, उसमें प्रकाशित और संग्रहित है। उपन्यास और कहानी के अतिरिक्त वैचारिक निबंध, संपादकीय पत्र के रूप में भी उनका विपुल मात्रा में लेखन उपलब्ध होता है। इनकी अधिकतर कहानियों में निम्न व मध्यम वर्ग तथा किसान वर्ग का चित्रण है, उनके दुखों का चित्रण है, उनकी समस्याओं का चित्रण है। डॉक्टर कमल किशोर गोयनका ने प्रेमचंद की संपूर्ण हिंदी उर्दू कहानी को प्रेमचंद कहानी रचनावली नाम से प्रकाशित कराया है। उनके अनुसार प्रेमचंद ने कुल 301 कहानियाँ लिखी है, जिनमें 3 अभी अप्राप्य हैं। प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह सोजे वतन, जिसका अर्थ होता है राष्ट्र के लिए विलाप, नाम से जून 1908 में प्रकाशित हुआ। इसी संग्रह की पहली कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रतन को आमतौर पर उनकी पहली प्रकाशित कहानी माना जाता है। डॉक्टर कमल किशोर गोयनका के अनुसार कानपुर से निकलने वाली उर्दू मासिक पत्रिका जमाना के अंक में प्रकाशित सांसारिक प्रेम और देश प्रेम, इश्के दुनिया और हुब्बे वतन वास्तव में उनकी पहली प्रकाशित कहानी है। इस चीज़ को आप याद रखें। प्रेमचंद के उपन्यासों के बारे में अब थोड़ा सा हम अलग से अध्ययन करेंगे, क्योंकि उनके उपन्यासों के संदर्भ में भी प्रश्न आ जाते हैं, पूछ लिया जाता है कि जैसे गोदान के लेखक कौन है, या कि गोदान के जो नायक नायिका है वो कौन है, या कि गोदान में किस समस्या का वर्णन किया गया है, उसकी विषय वस्तु क्या है। तो उनका जो पहला उपन्यास है सेवा सदन 1918 ईस्वी में प्रकाशित सेवा सदन प्रेमचंद का हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला उपन्यास है। यह मूल रूप से उन्होंने बाजारे हुस्न नाम से पहले उर्दू में लिखा, लेकिन इसका हिंदी रूप सेवा सदन पहले प्रकाशित हुआ। यह स्त्री समस्या पर केंद्रित उपन्यास है, जिसमें दहेज प्रथा, अनमोल विवाह, वेश्यावृत्ति, स्त्री पराधीनता आदि समस्याओं के कारण और प्रभाव शामिल है। रामविलास शर्मा सेवा सदन की मुख्य समस्या भारतीय नारी की पराधीनता को मानते हैं। उनका दूसरा उपन्यास है प्रेमाश्रम, जो कि 1922 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह कि भारतीय किसान जीवन पर लिखा उनका पहला उपन्यास है। इसका मसौदा भी
पहले उर्दू में गोशाए आफियत नाम से तैयार हुआ था, लेकिन इसे पहले हिंदी में प्रकाशित कराया गया। यह अवध के किसान आंदोलन के दौर में लिखा गया था। इसके संदर्भ में प्रोफेसर वीर भारत तलवार कहते हैं कि किसान राष्ट्रीय आंदोलन और प्रेमचंद 1918-22 जो कि उनकी पुस्तक है, उसमें वो क्या लिखते हैं, 1922 में प्रकाशित प्रेमाश्रम हिंदी में किसानों के सवालों पर लिखा गया पहला उपन्यास है। इससे पहले किसी भी उपन्यासकार ने किसानों की समस्याओं को इस रूप में नहीं उठाया था। इसमें सामंती व्यवस्था के साथ किसानों के अंतर्विरोधों को केंद्र में रखकर उसकी परिधि के अंदर पड़ने वाली हर सामाजिक तबके का, जमींदार, तालुकेदार, उनके नौकर, पुलिस, सरकारी मुलाजिम, शहरी मध्यम वर्ग और उनकी सामाजिक भूमिका का सजीव चित्रण किया गया है। अगला जो उनका उपन्यास है रंगभूमि, जिसका प्रकाशन 1925 ईस्वी में हुआ था। इसमें प्रेमचंद एक अंधे भिखारी सूरदास को कथा का नायक बनाकर हिंदी कथा साहित्य में क्रांतिकारी बदलाव का सूत्रपात करते हैं कि सामान्य से व्यक्ति को वो अपनी कथा का नायक बनाते हैं। निर्मला उपन्यास भी देखिए, यह अनमेल विवाह की समस्या को रेखांकित करने वाला उपन्यास है। इसके बाद एक कायाकल्प, जिसका प्रकाशन 1926 में हुआ। एक और उपन्यास है अहंकार, इसका प्रकाशन कायाकल्प के साथ ही 1926 ईस्वी में हुआ था। अमृत राय के अनुसार यह अनातोल फ्रांस के थायस का भारतीय परिवेश में रूपांतरण है। प्रतिज्ञा जो कि 1927 में प्रकाशित हुआ, यह विधवा जीवन तथा उसकी समस्याओं को रेखांकित करने वाला एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। गबन 1928 में इस उपन्यास की कथा रामनाथ तथा उसकी पत्नी जालपा के दाम्पत्य जीवन, रामनाथ द्वारा सरकारी दफ्तर में गबन करने, जालपा का उभरता व्यक्तित्व और स्त्री की आभूषणों के प्रति जो प्रीति होती है आदि का इसमें वर्णन किया गया है। कर्मभूमि जो कि 1932 में प्रकाशित हुआ, यह अछूत समस्या, उनका मंदिर में प्रवेश तथा लगान इत्यादि की समस्या को उजागर करने वाला एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। गोदान जो कि प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास है, 1936 ईस्वी में लिखा गया। यह उनका अंतिम पूर्ण उपन्यास है जो किसान जीवन पर लिखी अद्वितीय रचना है, एक विश्व प्रसिद्ध रचना है। इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद द गिफ्ट ऑफ काउ नाम से प्रकाशित हुआ। मंगलसूत्र जो कि अपूर्ण उपन्यास है, अधूरा उपन्यास है, इसे प्रेमचंद पूर्ण नहीं कर पाए। ये प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है जिसे उनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया। इसके प्रकाशन के संदर्भ में अमृत राय प्रेमचंद की जीवनी में लिखते हैं कि इसका प्रकाशन लेखक के देहांत के अनेक वर्ष बाद 1948 में हुआ। अब हम चर्चा करेंगे प्रेमचंद की कहानियों का, प्रेमचंद की कहानी संग्रहों का, क्योंकि 300 कहानियाँ मानसरोवर से पहले कई संग्रहों में प्रकाशित हो चुकी थी। बाद में उनकी समूची कहानियों को मानसरोवर नामक संग्रह में प्रकाशित कराया था, जो कि 8 भागों में विभाजित है। उनका एक कहानी संग्रह है सप्त सरोज, जो कि 1917 में इसके पहले संस्करण की भूमिका में लिखी गई है। सप्त सरोज में प्रेमचंद की 7 कहानियाँ संकलित हैं। उदाहरणतः बड़े घर की बेटी, सोच, सज्जनता का दंड, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, उपदेश तथा परीक्षा आदि। नवनिधि भी उनका एक कहानी संग्रह है। ये प्रेमचंद की 9 कहानियों का संग्रह है, जो राजा हरदौल, रानी शारंदा, मर्यादा की वेदी, पाप का अग्निकुंड, जुगनू की चमक, धोखा, अमावस्या की रात्रि, ममता, पछतावा आदि कहानियाँ हैं। इसके अलावा प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रतिमा, प्रेम द्वादशी, कफन, मानसरोवर जो कि पूर्व में 2 भागों में ही था, समर यात्रा
प्रमुख कहानी संग्रह है प्रेमचंद के। समर यात्रा संग्रह के अंतर्गत प्रेमचंद की 11 राजनीतिक कहानियों को संकलित किया गया है। उदाहरण इसमें जो महत्वपूर्ण कहानियां हैं उनके नाम इस प्रकार है: जेल, कानूनी कुमार, पत्नी के पति, लांछन, ठाकुर का कुआं, शराब की दुकान, जुलूस, आहुति, मैकू, होली का उपहार, अनुभव, समर यात्रा आदि। प्रेमचंद की संपूर्ण कहानियों को उनकी मृत्यु के बाद मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित कराया गया था। प्रेमचंद ने कुछ नाटक भी लिखे हैं, 3 नाटक हैं उनके। हालांकि नाटकों को लेकर के प्रेमचंद ज़्यादा अपनी रुचि नहीं दिखा पाए। उन्होंने अपनी जो प्रतिभा दिखाई है या कि प्रतिभा दिखाने का जो अवसर उनको मिला है वो कहानी और उपन्यास में ही है, इसलिए उनके नाटकों का जिक्र कम आता है। पर फिर भी हम यहाँ ये ध्यान रखने की बात है कि उन्होंने नाटक भी लिखे हैं, उनके नाम याद रखना जरूरी है। संग्राम 1923 में यह किसानों के मध्य व्याप्त कुरीतियाँ तथा किसानों की फिजूल खर्ची के कारण हुआ कर्ज और कर्ज न चुका पाने के कारण अपनी फसल निम्न दाम में बेचने जैसी समस्या पर विचार करने वाला एक नाटक है। एक करबला नाटक भी 1924 में लिखा। एक नाटक है प्रेम की वेदी जो कि 1933 में लिखा। लेकिन ये जो नाटक है शिल्प और संवेदना के स्तर पर अच्छे हैं, लेकिन उनकी कहानियाँ और उपन्यास सफलता की इतनी ऊंचाई प्राप्त कर लेते हैं कि उनके नाटक के क्षेत्र में प्रेमचंद को कोई खास सफलता नहीं मिली या कि रुचि नहीं दिखाई। ये नाटक वस्तुतः संवादात्मक उपन्यास ही प्रतीत होते हैं। प्रेम कहने का तात्पर्य यह है कि प्रेमचंद की जो प्रतिभा है उसे हम उनके उपन्यासों में, उनकी कहानियों में ही देख सकते हैं। और उन्होंने कहानियों में और उपन्यासों में इतना कुछ लिख दिया कि बाकी कुछ बचा ही नहीं है। कुछ रचनाएं उनकी कहानी और उपन्यासों के अतिरिक्त भी मिलती है, जिन्हें हम जो कथात्मक नहीं है, वैचारिक है, जैसे निबंध है या उनके व्याख्यान हैं या कि उनके पत्र हैं, उनके रूप में देखते हैं। तो एक रचना है प्रेमचंद विविध प्रसंग। ये अमृत राय द्वारा संपादित प्रेमचंद की 71 रचनाओं का संग्रह है, यानी कि जिनमें कथाएं नहीं है, अर्थात उपन्यास और कहानी के अलावा। इसके पहले खंड में प्रेमचंद के वैचारिक निबंध, संपादकीय आदि प्रकाशित है। इसके दूसरे खंड में प्रेमचंद के पत्रों का संग्रह है। प्रेमचंद के विचार, ये 3 खंडों में प्रकाशित यह संग्रह भी प्रेमचंद के विभिन्न निबंधों, संपादकीय टिप्पणियों आदि का संग्रह है। साहित्य का उद्देश्य, इसी नाम से उनका एक निबंध संकलन भी प्रकाशित हुआ है, जिसमें लगभग 40 लेख हैं जो कि निबंध की शक्ल में है। चिट्ठी पत्री, यह प्रेमचंद के पत्रों का संग्रह है जो उन्होंने विविध साहित्यकारों के लिए लिखे या कि साहित्यकारों के उनके पास पत्र आए। 2 खंडों में प्रकाशित इस पुस्तक के पहले खंड में के संपादक अमृत राय और मदन गोपाल हैं। इस पुस्तक में प्रेमचंद के दया नारायण निगम, जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र आदि समकालीन साहित्यकारों से हुए पत्र व्यवहार संकलित है। संकलन का दूसरा भाग अमृत राय ने संपादित किया है। अब हम बात करेंगे प्रेमचंद की विचारधारा के संदर्भ में कि प्रेमचंद की विचारधारा किस प्रकार की थी। हालांकि प्रेमचंद की जो विचारधारा है उसकी जो महत्वपूर्ण विशेषता है वह है आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की। और उनकी जो महत्वपूर्ण विचारधारा है या कि महत्वपूर्ण जो उनका उद्देश्य है वो ये है कि जो साहित्य है वो केवल मनोरंजन की चीज़ नहीं है, बल्कि उसमें समाज के प्रति जागृति फैलाने का उसका मूल उद्देश्य होना चाहिए। तो प्रेमचंद के साहित्य का जो मुख्य स्वर है वह है समाज सुधार। कला का कार्य मनोरंजन नहीं है बल्कि सामाजिक सौदेश्यता है। ये एक प्रधान सूत्र है प्रेमचंद के साहित्य का। इसी सूत्र के आधार पर प्रेमचंद ने लिखा है और ये कथन भी प्रेमचंद का ही है जो उन्होंने 1936 के प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्षीय भाषण में कही थी।
कि हमारे पास इस समय मनोरंजन का साहित्य लिखने का अवसर नहीं है, बल्कि ऐसे साहित्य का हमें ऐसा साहित्य लिखना है जो देश को पराधीनता की बेड़ियों से मुक्ति दिलाने में सहायक हो, आर्थिक और सामाजिक धार्मिक जागृति का साहित्य हो। ऐसा साहित्य हमें लिखना चाहिए, यानी कि उद्देश्यपूर्ण रचना होना चाहिए। यही सूत्र उनके समस्त साहित्य के लेखन का आधार है। प्रेमचंद की कहानियों में समाज की कुरीतियों, राजनीतिक उथल पुथल, किसानों की दयनीय दशा, सामाजिक रूढ़ियों के बंधन में जकड़ तड़पती नारी की वेदना का मार्मिक चित्रण हुआ है। दलित और शोषितों के प्रति संवेदना से ओतप्रोत प्रेमचंद की कहानियाँ पाठक के मन में केवल करुणा ही नहीं जगाती, वरन पाठक को शुभ और आदर्श की ओर प्रेरित भी करती है कि हमें इन समस्याओं से निपटने के लिए क्या करना चाहिए। प्रेमचंद साहित्य की वैचारिक यात्रा आदर्श से यथार्थ की ओर उन्मुख होती है। सेवा सदन के दौर में वे यथार्थवादी समस्याओं को चित्रित तो कर रहे थे, लेकिन उसका एक आदर्श समाधान भी निकालते थे और अपनी रचना में प्रस्तुत करते थे। 1936 तक आते आते महाजनी सभ्यता, गोदान और कफन एक नग्न यथार्थ को प्रस्तुत करने वाली रचना है। जैसी रचनाएं अधिक यथार्थपरक हो गई है, किंतु उसमें समाधान नहीं सुझाया गया है। अपनी विचारधारा को प्रेमचंद ने आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कहा है। इसके साथ ही प्रेमचंद स्वाधीनता संग्राम के सबसे बड़े साहित्यकार हैं। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए। इस अर्थ में उन्हें राष्ट्रवादी भी कहा जा सकता है। प्रेमचंद मानवतावादी भी थे और मार्क्सवादी भी थे, यानी कि मार्क्सवादी विचारधारा का, प्रगतिवादी विचारधारा का प्रभाव प्रेमचंद में देखने को मिलता है। प्रगतिवादी विचारधारा उन्हें प्रेमाश्रम के दौर से ही आकर्षित कर रही थी। प्रेमचंद ने 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ के पहले सम्मेलन को सभापति के रूप में संबोधित किया था, यानी कि उन्होंने प्रगतिशील लेखक संघ का जो सम्मेलन हुआ था 1936 में, उसकी अध्यक्षता की और एक महत्वपूर्ण संबोधन उस समय उन्होंने दिया। उनका यही भाषण प्रगतिशील आंदोलन के घोषणा पत्र का आधार स्तंभ बना, यानी कि साहित्यकार जो उस समय प्रगतिशील आंदोलन चल रहा था, इस भाषण से बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए। इस अर्थ में प्रेमचंद निश्चित रूप से हिंदी के पहले प्रगतिशील लेखक कहे जा सकते हैं। वैसे हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद का साहित्य परतंत्रकालीन भारतीय समाज का एक सच्चा दस्तावेज है। उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लिखने में कोई कमी नहीं छोड़ी। हर जोखिम उठाकर उन्होंने विदेशी सत्ता के अत्याचारों, शोषण, निरंकुशता, अंग्रेज़ों के हथकंडों, लूट तथा भारतीय समाज की बदहाली का जो चित्रण किया है, वो उस समय की एक सच्ची तस्वीर है। अपने आरंभिक जीवन में प्रेमचंद गांधी जी से प्रभावित रहे, अतः उनकी कहानियों में, उनके उपन्यासों में आदर्शवाद का स्वर मुखरित हुआ है। किंतु धीरे धीरे वे यथार्थवाद को स्वीकार करते हैं। वे वास्तव में साहित्य के क्षेत्र में गांधी जी की प्रतिकृति थे, पर उनमें विदेशी सत्ता के प्रति आक्रोश और प्रतिशोध की भावना कम नहीं है। उत्तरोत्तर वो प्रतिशोध की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद और सिनेमा पर भी हम संक्षेप में आपको जानकारी देना चाहेंगे कि प्रेमचंद हिंदी सिनेमा के सबसे अधिक लोकप्रिय साहित्यकारों में से एक है। कि प्रेमचंद की रचनाएं जो फिल्म बनाने वाले हैं उनको आकर्षित करती है, उन पर उन्होंने फिल्में बनाई है। सत्यजीत राय ने उनकी 2 कहानियों पर यादगार फिल्में बनाई है। 1977 में शतरंज के खिलाड़ी और 1981 में सदगति पर उन्होंने फिल्म बनाई है। उनके देहांत के 2 वर्ष बाद सुब्रमण्यम ने 1938 में सेवा सदन उपन्यास पर फिल्म बनाई, जिसमें सुब्बालक्ष्मी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। 1977 में मृणाल
सेन ने प्रेमचंद की कहानी कफन, जो कि प्रेमचंद की महत्वपूर्ण कहानी है, उनकी कहानी कला का चरमोत्कर्ष इस कहानी में देखा जा सकता है। इस पर आधारित ओका ओरी कथा नाम से एक तेलुगु फिल्म भी बनाई थी। जिसको सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। 1963 में गोदान और 1966 में गबन उपन्यास पर लोकप्रिय फिल्में बनी हैं। 1980 में उनके उपन्यास पर बना टीवी धारावाहिक निर्मला भी काफ़ी लोकप्रिय हुआ। प्रेमचंद की स्मृति में भारतीय डाक तार विभाग की ओर से 30 जुलाई 1980 को उनकी जन्म शती के अवसर पर 30 पैसे मूल्य का एक डाक टिकट जारी किया। कहने का तात्पर्य यह कि प्रेमचंद हिंदी साहित्य के क्षेत्र में एक ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने पराधीन भारत की जो भी स्थितियां, जो भी परिस्थितियां और अंग्रेज़ों के जो अत्याचार थे और उन अत्याचारों से मुक्ति के लिए भारतीय जनमानस में एक जोश भरा और अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए उन्हें जागृत किया। अंग्रेज़ों की हर चालाकी, हर कूटनीति को अपनी साहित्य रचनाओं के माध्यम से जग जाहिर किया और इस रूप में प्रेमचंद पर प्रतिबंध भी लगे। प्रेमचंद को अत्याचार भी सहन करने पड़े और ऐसे साहित्यकार को हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद वास्तव में उपन्यास सम्राट है, कहानी सम्राट है, साहित्य सम्राट है। धन्यवाद।